हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लेके आए हैं अपनी क्लास नंबर 4 की बात करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने कुछ एक एग्जाम्पल किए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, सरल आवर्ती दोलक, उनके कुछ एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक कोई क्षैतिज स्प्रिंग है या ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटका हुआ द्रव्यमान है या दो स्प्रिंगों को जोड़ दिया है। ऐसे कुछ एक एग्जाम्पल हमने अभी तक पढ़े थे। आज हमारा नया टॉपिक है सिंपल पेंडुलम यानी सरल दोलक। और सरल दोलक के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आज। और आपको पता चल जाएगा कि यहां से क्या कुछ पूछता है और किस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन बनेगा। सीधा ही बनेगा, सिंपल पेंडुलम है, सरल आवर्ती दोलक है, उसकी गति को समझाइए या उसके अंदर आवर्तकाल का मान आपको निकालना है, पूरा डिटेल से बताना है। ठीक है, तो चलो अभी सारे जुड़ जाओ और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और अगर आपको क्लास हमारी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो बात करते हैं सिंपल पेंडुलम सरल दोलक की। सरल दोलक क्या होता है कि अगर कोई आपने एक सरफेस ले रखी है, यानी मान लो कोई बिंदु है, उस बिंदु से ये यहाँ पे क्या है, दृढ़ आधार है मान लो आपका। और यहां से कोई धागा ले लिया, उस और धागे के माध्यम से आपने कोई बारहीन धागा है, ये बारहीन धागा ले लिया और उससे कोई एम द्रव्यमान का पिंड है, आपने उससे लटका दिया है ना। तो ये आकृति होती है, ये आपका सिंपल पेंडुलम कहलाता है। और इसके दोलन होंगे वो सरल आवर्ती दोलक दोलन की तरह होंगे ही होंगे। तो इस तरह की आकृति है ना, वो सिंपल पेंडुलम या सरल दोलक कहलाते हैं। द्रव्यमान के कण को बिंदु द्रव्यमान के कण को एक बहारहीन धागे के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो यह व्यवस्था सरल दोलक कहलाती है। तो देखो, हमारा कोई बिंदु है, ये दृढ़ आधार है एस, ये सिरा है, इससे हमने कोई द्रव्यमान है, वो बाहरी द्रव्यमान है कण छोटा सा, वो लटका दिया है। और इस कितनी दूरी लंबाई ली है हमने धागे की, एल लंबाई ली है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है, वो अपना क्या कहलाएगी, सिंपल पेंडुलम कहलाएगी। अब देखो कि ये द्रव्यमान है, अगर इसको थोड़ा सा विस्थापित कर दें, यानी मान के चलो एक्स विस्थापित कर दें, एक्स विस्थापित किया हमने, तो ये क्या है, ऊपर इसकी दृढ़ आधार है, उससे कितने एंगल पे आ जाएगा, थीटा एंगल पे आ जाएगा, थीटा एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। अब एस पे आपका भार ए है, उसके ऊपर एम द्रव्यमान है, तो एम के कारण एम जी भार है, वो नीचे की ओर लगेगा, एम जी भार बल, एम जी भार बल नीचे की ओर लगेगा। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। और थीटा एंगल होगा, इसके कारण इसके घटक दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा क्या होगा, जो इसकी दिशा में ही हो जाएगा। और एम जी साइन थीटा होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो एक्स की डायरेक्शन में हो जाएगा, लेकिन अपोजिट हो जाएगा, जो इसको मध्य स्थिति की ओर लाने का वापस क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो देखो एम जी कोस थीटा है, वो इसकी तनाव बल की दिशा में ही है, धागे में तनाव आ रहा है ऊपर की ओर। तो उन दोनों के कारण इसका मान क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। दोनों ही क्या है, एक दूसरे की अपोजिट साइड में है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब देखो आगे क्या बात करते हैं हम। जब दोलक को, मैंने पूरा समझा दिया आपको, अब अपने को पढ़ना है इसकी तरफ। जब दोलक को विस्थापन देकर स्थिति ए में लाया जाता है, तो गोलक पर दो प्रकार के बल, गोलक यानी जो हमने बाहर लटका रखा है द्रव्यमान का, जो भी पिंड है अपना, गोला है या जो भी, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला, एक बल एम जी, गोले के भार के कारण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लटका लगेगा, क्योंकि नीचे लटका रखा है, जिसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कंपोनेंट आएंगे। तो धागे की दिशा में आएगा एम जी कोस थीटा, क्योंकि ये क्षैतिज कंपोनेंट। और धागे की लंबवत दिशा में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी साइन थीटा। अब दूसरी बात करते हैं,
दूसरा बल तनाव बल है टी, जो धागे के अनुदिश कार्य करता है, यानी जो हमारा धागा लटका रखा है उसके अनुदिश कार्य करता है, वो ऊपर की ओर लगता है तनाव, जो रस्सी, जो अपना धागा है उसको सीधा रखे कार्य करता है। घटक एम जी कोस थीटा को संतुलित करता है, क्योंकि एम जी कोस थीटा और टी है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखो, अतः प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा अपना? प्रत्यानयन बल यही होता है अपने को, एफ समानुपाती होता है माइनस एक्स के, तो एफ का मान आता है माइनस के एक्स। लेकिन यहां पे जो बल लगता है, अब देखो बल का मान क्या आया? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ये अपोजिट में है, जो इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये मैं वापस बना देता हूं कि ये आपका धागा है, ये थीटा एंगल पे है, और ये आपका गोलक है, और इससे लंबाई कितनी है इसकी? एल लंबाई है, और यहाँ पे गोलक का ये एम जी नीचे की ओर, और ये आपका क्या है? एम जी कोस थीटा हो गया, और ये इधर एम जी साइन थीटा हो गया, एम जी साइन थीटा हो गया, और ये टी तनाव, तो टी और एम जी कोस थीटा है, दोनों बैलेंस हो गए एक दूसरे से, और एम जी साइन थीटा अब इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। एम जी साइन थीटा ये है क्या? भार बल का कंपोनेंट ही है, तो आपका एफ का मान हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि ये इसको अपोजिट लाने का प्रयास कर रहा है। अब देखो, आप लिखते ही हो कि थीटा का मान बहुत कम है, तो साइन थीटा को लगभग आप थीटा लिख सकते हो, तो एफ इक्वल टू मान आ जाएगा माइनस एम जी थीटा। और एक आप जानते ही हो, न्यूटन के अनुसार क्या होता है बल? एम डी टू एक्स डी टी स्क्र, तो एम डी टू एक्स डी टी स्क्र इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी थीटा। अब देखो, m दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू माइनस जी थीटा। देखो थीटा क्या है? यहाँ पे कोण है, और कोण बराबर आप जानते ही हो क्या होता है। ये देखो, ये कोण है, कोण बराबर होता है ये चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना हो गया? मैंने माना था x, और ये त्रिज्या कितनी हो गई? l। तो आप कह सकते हो कि थीटा बराबर हो गया x बटा l, ये वैल्यू आ गई। और अब आप ये मान रख दो कि थीटा की जगह, तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू आ गया माइनस जी एक्स बाई एल। डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा नोट स्क्र एक्स, क्योंकि आप मानते ही हो ओमेगा नोट स्क्र इक्वल टू हमने मान लिया जी बाई एल। वहां पे हमने के बाई एम माना था, यहाँ पे जी बाई एल, यानी एक्स को छोड़ के जो भी है उसको ओमेगा नोट स्क्र ले लेना है। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस ओमेगा नोट स्क्र एक्स इक्वल टू जीरो, जहां टी का मान आ जाएगा अब आवर्तकाल टू पाई अपॉन ओमेगा नोट। तो टू पाई ओपन ओमेगा नोट वैल्यू आ गई, और ओमेगा नोट का मान रख दो, तो टी इक्वल टू आ गया टू पाई रूट ऑफ एल बाई जी। ये अपने पास आवर्तकाल का मान आ गया। अब देखो नेक्स्ट, ये अपना सिंपल और सिंपल पेंडुलम है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड पेंडुलम, पिंड लोलक या पिंड दोलक। देखो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम तो ये होता है कि कोई आपका दृढ़ आधार है, उससे आप क्या है, कोई धागे से कोई गोलक या द्रव्यमान को लटका दिया, बिंदु द्रव्यमान को। बिंदु द्रव्यमान यानी ये बहुत छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा ले लेंगे तो ये धागा टूट ही जाएगा अपने। लेकिन कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, या पिंड दोलक क्या होता है? इसमें पूरी की पूरी छड़ होती है ना, कोई पिंड होता है उसको लटकाते हैं, उसमें कोई बिंदु मान लेंगे एस, और अब कोई पिंड है, तो इसका क्या है, कोई न कोई क्या है, एक ग्रेविटेशन बिंदु भी होगा, गुरुत्व केंद्र भी होगा, सेंटर ऑफ मास, जिसपे इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो केंद्रित माना जा सके। तो वही कंडीशन है अपनी। अब दोलन होंगे ना, तो इसमें क्या है, पूरी पिंड में ही होंगे, कि यहां से मैं इसको इधर विस्थापित कर दूं, तो ये पूरी की पूरी छड़ जाएगी इधर। तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है, वो अपने पास क्या कहलाती है? कंपाउंड पेंडुलम कहलाती है, या पिंड दोलक कहलाती है। देखो हमने मान लिया ये कोई हमारी क्या है, छठ दोलक है। अब ये छठ दोलक एस बिंदु है, इसमें निलंबन बिंदु उससे लटका रखा है, और यहां पे इसका क्या है, गुरुत्वीय केंद्र है। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र जिस पे पूरा का पूरा द्रव्यमान इसका केंद्रित माना जा सके, पी पॉइंट। अब देखो, आप इसको डिस्प्लेसमेंट करोगे, विस्थापित करोगे, तो ये थोड़ा सा इधर विस्थापित हो जाएगा, ये पूरा का पूरा विस्थापित हुआ, तो इसका
गुरुत्वीय केंद्र कहाँ आ गया, इधर आ गया, इससे विस्थापित हो गया, विस्थापित कितना होगा पी से, अब जी पे आ गया तो पी जी विस्थापित हो गया ये। और एल इसकी क्या है, एस से जी की दूरी है, मैंने पहले ही बता रखा है, ये एस है ये जी है, तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, एल है। ठीक है। और अब देखो अपने को पता है कि जी है, इस जी के ऊपर इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है, तो द्रव्यमान केंद्रित है तो बारबल लगेगा नीचे की ओर। मान लिया इसका द्रव्यमान m है टोटल, तो एम जी बारबल नीचे की ओर लगेगा। वही अब आपके कंपोनेंट लेने हैं अपने को, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है। यह क्या कहलाती है, आपकी पिंड दोलक कहलाती है, पिंड दोलक कहलाती है। अब देखो इसमें बनता क्या है, ये भी मैं समझा दूंगा आपको, आगे काम आएगा इसका, कि ये कोई छड़ है तो इसके बीच में ऊपर एस है बिंदु, नीचे इस एस के अपोजिट, यानी कोई आप छड़ लेते हो ऐसी, उसमें ऊपर एस निलंबन बिंदु है, तो उसके अपोजिट यानी गुरुत्वीय केंद्र तो उसके बीच में ही होगा, उस पिंड के या छड़ के। तो एक अपोजिट में बिंदु भी होता है जो एस के अपोजिट होता है, या तो आप एस से लटका सकते हो या ओ से लटका सकते हो, बात एक ही होती है। ठीक है। ये एल दूरी है, इसको एल डैश मान लो, तो एल और एल डैश है ना लगभग सेम होती है, बराबर होती है, कोई इसमें चेंजेस नहीं होता। अब देखो जब कोई दृढ़ पिंड जो उसके किसी भी बिंदु से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्व तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है, यानी जिस क्षैतिज तल में इसको लटकाते हैं तो ये क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है, पिंड दोलक कहलाता है। चित्र में एक पिंड दोलक को दर्शाया गया है, ऊपर दर्शा रखा है। निलंबन बिंदु एस से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति ऊर्ध्व तल में दोलन कर सकता है। पिंड का द्रव्यमान हमने मान लिया m है। ठीक है। जी पिंड का गुरुत्वीय केंद्र है, तथा निलंबन बिंदु एस और गुरुत्वीय केंद्र जी के बीच की दूरी हमने एल ले ही रखी है। यदि पिंड को उसकी माध्य स्थिति से किसी कोण थीटा से विस्थापित करते हैं तो वह एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण के प्रभाव में कोणीय गति करता है। क्योंकि कौन पे गति करेगा, कोणीय गति करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, बल आघूर्ण लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। पिंड के भार mg के कारण s से पारित घूर्णन अक्ष के प्रति बल आघूर्ण प्रत्यानयन बल आघूर्ण के बराबर होता है। अब बात करते हैं प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या है। देखो वही बात वापस, अब प्रत्यानयन बल आघूर्ण यहाँ पे मान लो, मैं दोबारा बनाऊंगा डायग्राम, ऐसे ये हो गया और ये अपना क्या है, जी हो गया। अब देखो हम ओनली क्या है, पूरा पिंड नहीं बना रहे हैं, थीटा हो गया और ये क्या है, एम है, तो एम जी नीचे की ओर लेगा ये जी, और ये पी रह गया, मान लो पी बिंदु इधर है और जी इधर आ गया, ये पी से आपका गुरुत्वीय बिंदु इधर आ गया। ये अब एम जी नीचे की ओर लग रहा है, और आपके कंपोनेंट आएगा एम जी। अपने को पता है बल गुण क्या होता है, टो, और टो होता है बल गुणा उनकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कितनी आ जाएगी, पीजी। और माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि ये अपोजिट इसको माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो हो गया अपने पास, अपनी रेडियस है ही, तो ये कर्ण हो जाएगा, और अपने पास साइन थीटा का मान आ जाएगा लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है, पीजी, और कर्ण हो गया अपने पास एल। तो एल इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी पीजी इक्वल टू हो जाएगा एल साइन थीटा। या वैसे भी निकाल सकते हो आप इसको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या करके, क्योंकि साइन थीटा है उसको आप क्या ले लोगे, बहुत छोटा ले लोगे, थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा का मान आ जाएगा चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या है आपका पीजी, और त्रिज्या है अपनी एल, तो पीजी इक्वल टू एल थीटा, ये वैल्यू आनी है। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और या साइन मान के इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी एल साइन थीटा, और साइन थीटा लगभग छोटा है तो आप साइन थीटा है उसको थीटा ही लिख सकते हो, माइनस एम जी एल थीटा अपने पास मान आ गया। अब अपने को पता है टो इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, कोणीय गति के अंदर टो बल आघूर्ण, आई आपको पता है यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण होता है, और अल्फा कोणीय त्वरण होता है। कोणीय त्वरण होता है अल्फा, इसको आप लिख सकते हो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्र, कोणीय विस्थापन की फॉर्म में लिख सकते हो। आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा। अब देखो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू आई को आपने बट्टा में इधर भेज दिया, इस पूरे को
आप मान लोगे ओमेगा नोड स्क्वेयर। ओमेगा नोड स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी एल बटा आई, ये हमने मान रखा है इधर। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नोड स्क्वेयर थीटा इक्वल टू जीरो। यह समीकरण पिंड दोलक का गति का समीकरण कहलाता है। अब अपने को आवर्तकाल निकालना है, तो आवर्तकाल टी, देखो सभी में करेंगे क्या, अपने जो भी पेंडुलम होंगे उनमें यही करना है अपने को। पहले आप गति का समीकरण निकालो, फिर उसका आवर्तकाल निकालो। आवर्तकाल फाइंड करना ही अपना क्या है, मेन रिजल्ट होता है। तो टी का मान क्या जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नोड, टी इक्वल टू आ गया 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल। ये वैल्यू आ गई क्योंकि हमने मान रखा है एम जी एल। आई ऊपर चला गया, ओमेगा नोड की वैल्यू है ना, ये रही एम जी एल आई, तो एम जी एल नीचे रह गया, आई ऊपर चला गया अपने। अब देखो, यदि निलंबन बिंदु एस से पारित क्षैतिज अक्ष के समांतर गुरुत्वीय केंद्र जी से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति पिंड का जड़त्वीय आघूर्ण आई नोड इक्वल टू एम के स्क्वायर है। ये क्या कह रहा है कि अपनी निलंबन अक्ष है एस, और एक आपका गुरुत्वीय केंद्र जी है, से पारित क्षैतिज अक्ष के प्रति। तो ये क्षैतिज अक्ष है गुरुत्वीय केंद्र, इसके प्रति आपका क्या है, जड़त्वीय आघूर्ण आई नोड, जड़त्वीय आघूर्ण आई नोड एम के स्क्वायर है, जहां के गुरुत्वीय केंद्र से पारित अक्ष के प्रति घूर्णन त्रिज्या है। तब समांतर अक्षों की प्रमेय, देखो दो प्रमेय होती है, एक तो समकोणिक प्रमेय होती है। समकोणिक प्रमेय क्या होती है कि दो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में अपने पास जड़त्वीय आघूर्ण हो, तो आप जेड दिशा में निकाल सकते हो दोनों को जोड़ के। और एक समांतर अक्षों की प्रमेय होती है, क्या होती है कि अगर अपने को एक क्षैतिज अक्ष दे रखी है, इसके समांतर कोई अक्ष में पूछे मान लो, तो ये गुरुत्वीय अक्ष हो गई, इससे आपकी दूरी लंबवत डी है, तो ये कोई पी क्यू मान लो आप, पी और ये क्यू। तो पी क्यू के रिस्पेक्ट में अगर आपको आई पूछे, तो आपका आई नोड प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नोड प्लस एम डी स्क्वायर, इससे लंबवत दूरी ये आपकी क्या है, समांतर अक्षों की प्रमेय होती है। अब आप कहोगे कि के आपकी घूर्णन त्रिज्या क्या होती है, तो घूर्णन त्रिज्या की डेफिनेशन मैं बता दूं आपको कि वस्तु के घूर्णन अक्ष से वह दूरी, घूर्णन त्रिज्या, देखो ये पहले हमने पढ़ लिया है पहले वाली यूनिट के अंदर, लेकिन यहां मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि हमने सीधा आपका मोशन, ओसिलेटरी मोशन स्टार्ट किया है। घूर्णन त्रिज्या क्या होती है कि घूर्णन अक्ष है, मान लो ये कोई पिंड ले लो, ठीक है, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा। पिंड है और ये आपकी क्या है, घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष ले ली हमने, जिसके प्रति क्या है, अपना कण है वो रोटेशन करते हैं। और अब ये पिंड है तो इसमें क्या है, बहुत सारे द्रव्यमान होंगे, M1 M2 M3 M4 M5, और इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास ये हमने ले लिया जिसके ऊपर पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। तो पूरा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके, इसकी त्रिज्या क्या होती है, के, यानी घूर्णन अक्ष से सेंटर ऑफ मास की लंबवत दूरी, ठीक है, वही आपकी क्या होती है, घूर्णन त्रिज्या होती है। या आप कह सकते हो घूर्णन अक्ष से सेंटर ऑफ मास की लंबवत दूरी होती है, वो घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। और घूर्णन त्रिज्या का मान निकालोगे आप, देखो अलग अलग द्रव्यमान आ गए, M1 M2, इनके लिए क्या है, R1 R2 R3 डैश डैश Rn हो जाएंगे। तो इसका मान होता है I इक्वल टू एम के स्क्वेयर, ये वैल्यू आती है जड़त्व आघूर्ण कि एम द्रव्यमान हो गया और के स्क्वेयर इसकी क्या है, घूर्णन त्रिज्या हो गई। घूर्णन, और अपने पास के स्क्वेयर का मान, के का मान निकाल लो घूर्णन त्रिज्या का, तो आई बटा एम, ये आपका क्या हो गया, वैल्यू हो गई। अब आई निकालना हो आपको टोटल, तो M1 R1 स्क्वेयर प्लस M2 R2 स्क्वेयर प्लस M3 प्लस डैश डैश, और M क्या है, टोटल द्रव्यमान, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस, ये आप इस प्रकार क्या है, घूर्णन त्रिज्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो बात आ गई अपने पास, आई का मान क्या है, आई इक्वल टू आई नोट प्लस एम एल स्क्वेयर, ये मैंने आपको बता ही दिया।
ये क्या है, लंबवत दूरी होती है, और यहाँ पे लंबवत दूरी कितनी है आपको पता ही है कि ये एस बिंदु है और ये आपका क्या है, जी बिंदु है। तो उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी आपकी एल है। तो एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा भाई, सीधी बात। तो आई का मान आ गया आई नोट प्लस एम एल स्क्वायर। आई इक्वल टू वैल्यू आ गई। अब आई नोट का मान कितना होता है, एम के स्क्वायर। मैंने बता दिया आपको कि घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा से, घूर्णन त्रिज्या अगर के है तो आपका आई नोट का मान होगा एम के स्क्वायर। तो आई इक्वल टू एम, एम कॉमन आ गया, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आई का मान है ना, अपने को आवर्तकाल के फॉर्मूले में रखना है। आवर्तकाल के फॉर्मूले में रखोगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई रूट एम के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे एम जी एल। टी इक्वल टू वैल्यू आ गई 2 पाई के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जी एल। एम से एम दोनों तरफ है, ऊपर नीचे क्या है, कट जाएगा। देखो भाई, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना और लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको अपना व्यू देना है, आपको रिव्यू कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और अपने दोस्तों को तो जरूर ही शेयर करना है ताकि आपको इसका फायदा हो। देखो, पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये आपका एग्जाम भी क्या है, रिटन एग्जाम है। तो पूरी थ्योरी है वो आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ के जाओगे तभी आप कुछ न कुछ लिख पाओगे। मेरा काम है आपको समझाना और आपको अच्छा मटेरियल देना, ताकि आपको क्या है, कोई दिक्कत ना आए एग्जाम के अंदर, आप अच्छे से क्या है अपना एग्जाम है, पेपर है वो कंप्लीट कर सको। तो बात करते हैं, देखो टी इक्वल टू 2 पाई रूट के स्क्वायर बाई एल। देखो एल को ऊपर ले गए हम, जी को नीचे रखा, तो के स्क्वायर बाई एल प्लस एल बटा जी हो गया। टी का मान आया 2 पाई रूट एल बाई जी। देखो टोटल ये के स्क्वायर बटा एल प्लस एल इक्वल टू एल, ये क्या होती है आपकी, जो आपका दोलक होता है, सरल दोलक की तुल्य लंबाई कहलाती है एल। अब इसी प्रकार आप देखो, मैंने नीचे वो ऊपर बताया था ना आपको कि ये आपकी छड़ है, ये एस निलंबन बिंदु है, ये आपका गुरुत्वीय बिंदु है और ये आपका ओ बिंदु है। अगर ये दूरी एल है तो इसको एल डैश ले सकते हो। तो आप ये भी हम बात करेंगे कि अगर निलंबन बिंदु एस की जगह ओ को बना ले तो इसका आवर्तकाल कितना आएगा। अभी तो हमने आवर्तकाल निकाल लिया, आवर्तकाल का मान कितना है, 2 पाई रूट एल बटा जी वैल्यू आई। अब वहां और देखेंगे ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या। तो हमने मान लिया यदि के स्क्र बटा एल है, इसको हमने एल डैश मान लिया, तो गुरुत्वीय केंद्र जी से एल डैश दूरी पर एस के विपरीत दिशा में स्थित बिंदु ओ दोलन केंद्र कहलाता है। ठीक है। तो अब देखो, अपने पास वैल्यू क्या थी कि एल इक्वल टू के बटा एल स्क्र प्लस एल, सॉरी के स्क्र बटा एल है, ठीक है, के स्क्र बटा एल प्लस एल इक्वल टू एल है। तो हमने क्या माना है, के स्क्र बटा एल को हमने एल डैश माना है। तो आपका एल बराबर क्या हो जाएगा, एल डैश प्लस एल, ये वैल्यू लिख रखी है कि एल प्लस एल डैश इक्वल टू वैल्यू है एल प्लस के स्क्र बटा एल इक्वल टू एल। यदि पिंड को दोलन के अंदर ओ से निलंबन कर दिया जाए, अब की बार पिंड को निलंबन किससे करना है, ओ से करना है। यानी नीचे वाला बिंदु जो आपका मैंने बना रखा है कि ये एस है, ये आपका ओ है, और बीच में आपका ग्रेविटेशन बिंदु है या गुरुत्वीय केंद्र बिंदु है। तो एल ये दूरी और ये एल डैश। नीचे वाले की बात करें कि अगर आप इसको ओ से निलंबित कर रहे हो तो आपका आवर्तकाल क्या आएगा। तो आवर्तकाल का हमने मान लिया टी डैश है, 2 पाई रूट, देखो बात क्या होगी, एल का मान कितना आएगा अपने पास, के स्क्र। देखो ये वैल्यू होती है कि एल का मान होता है के स्क्र बटा एल प्लस एल। तो अपने को करना क्या है, एल की जगह एल डैश ही पुट तो करना है, क्योंकि दूरी हमने एल डैश ले रखी है। तो टी डैश का मान आ गया 2 पाई के स्क्र बटे एल डैश प्लस एल डैश बटे जी। ये अपना फॉर्मूला ही था, फॉर्मूले में ओनली क्या किया हमने, एल की जगह एल डैश पुट किया है और कुछ ही नहीं किया है। ठीक है। टी डैश इक्वल टू वैल्यू आ गई 2 पाई रूट के स्क्र बटा, अब अपने को हमने माना हुआ था एल डैश इक्वल टू वैल्यू है के स्क्र बटा एल, तो ये वैल्यू रख दी हमने। तो टी डैश इक्वल टू मान आ गया 2 पाई रूट के स्क्र बटे के स्क्र प्लस बटे एल प्लस के स्क्र बटा एल बटा जी।
अब अपने को पता है के स्क्र से के स्क्र कट जाएगा, एल ऊपर चला जाएगा, तो ये बात तो वही आ गई वापस हुई कि एल प्लस के स्क्र बटा एल, इसको हमने प्रभावी या तुल्य लंबाई ले रखी है एल। तो टी डैश का मान आ गया टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट एल बटा जी, ये वैल्यू आ गई। तो ये आवर्तकाल टी डैश है वो टी आवर्तकाल के इक्वल ही तो आया है, तो यही अपने को सिद्ध करना था। यानी आप अपना कंपाउंड पेंडुलम है उसको कैसे भी लटका दो, चाहे या तो एस से लटका दो या आप ओ से लटका दो, आवर्तकाल दोनों में सेम ही आए। यानी इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि आपने जो छड़ ले रखी है तो गुरुत्वीय केंद्र होता है वो इसके बीच में लगभग होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा आपकी छड़ किस शेप में ले रहे हो, आप किस प्रकार का आपका पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो लाइक करना भी, और अपना रिव्यू है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आप और भी ज्यादा कोई सुधार वगैरह अपनी क्लास में चाहते हो तो आप क्या है, या और कोई क्लास की डिमांड कर रहे हो तो आप क्या है अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, हमारे लिए जो भी सुझाव है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इसमें बार पेंडुलम या छड़ दोलक। तो आपकी ये रेगुलर क्लासें रहेंगी, और मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस है आपका, 2 पेपर हैं आपके, एक तो दोलन और वेव तरंगे, और एक आपका है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी दोलन और तरंगे ये है ना आपका टॉपिक है, ये इसमें भी आता है आपके बीएससी, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है। और बीएससी, अब बीएससी को सेमेस्टर वाइज कर दिया तो सेकंड सेमेस्टर में चल ही रहा है अपना, फर्स्ट पेपर है। तो ठीक है, लगातार मेहनत करती रहना है अपने को, क्योंकि मेहनत करोगे, मेहनत से ही आपको क्या है सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो पढ़ाई करने से ही अपने रिजल्ट है वो सुधरेंगे। ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।